गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, फटाफट निकाल लो अपना। हिंदी मीडियम में है, पेज नंबर 220। इंग्लिश मीडियम में बेटा, पेज नंबर 152। कल पढ़ा था बेटा हमने लर्निंग के बारे में। एक मिनट कहीं गिर ना जाएगा फोन। ठीक है भाई, कल हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा था। लर्निंग क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, अगला टॉपिक है आपके सिलेबस में पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन लर्निंग, कनेक्टनिस्ट और बिहेवियरिस्टिक थॉर्नडाइक क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, यानी कि लर्निंग के मीनिंग के बाद, उसके फैक्टर अफेक्टिंग के बाद आपका टॉपिक आता है थ्योरीज के ऊपर। थॉर्नडाइक की क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपके सिलेबस का सेकंड पार्ट है ये, पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन लर्निंग। सबसे पहले एक बार देख लीजिए प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होती है, उसके बाद करेंगे हम इसको मेथड में शामिल किया गया है या हमारी थ्योरी करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये बच्चा, मैम हिंदी में कौन सा पेज नंबर है? हिंदी में है बेटा, इंग्लिश में नहीं है ये। 220। ये प्रोसेस जो, ये आप ये थ्योरी करोगे ना, इसी के अंदर है। एक्सप्लेन लर्निंग प्रोसेस
थॉर्नडाइक की। हाँ जी, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि हम कुछ भी सीख रहे हैं तो इस वजह से इस प्रोसेस से निकलकर हम सीख रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस में क्या होता है, कहीं गया है भैया आपको? सबसे पहले क्या होता है, हमारे सामने एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद मोटिवेशन मिलने के बाद आपके सामने वेरियस रिस्पॉन्स होते हैं। वेरियस रिस्पॉन्स के बाद आपके सामने बहुत सारे बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। उसके बाद आता है आपका रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट के बाद आता है आपका इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन, देखो भाई हमारी लर्निंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है और फिर से वही चीजें शुरू हो जाती हैं दोबारा से। सबसे पहले गोल होता है हमारे सामने, फिर मोटिवेशन, फिर हमारे सामने रिस्पॉन्स होते हैं, फिर ऑब्स्टेकल बाधाएं आती हैं, फिर से हमें रिइंफोर्स मिलता है और फिर से हम इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन सामान्यकरण चीज का करते हैं। देखो जो हमारी लर्निंग है ये क्या है, हमारी जैसे ही हम जन्म लेते हैं वहां से शुरू हो जाती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये हमारी चलती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी काम सीखते हैं ना तो उसकी प्रोसेस बताई है। अब आप कुछ नई चीज सीख रहे हो तो आप क्यों सीख रहे हो, सबसे पहले तो आपके सामने क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। किसी कार्य को करने या सीखने के पीछे जब कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है, गोल होता है, कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के मनुष्य कोई भी काम क्या है नहीं सीख सकता। ठीक है, तो हमें हमारे बिहेवियर को एक निश्चित दिशा, एक निश्चित पाथ देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। ठीक है, अब आपका गोल सेट हो गया कि हमें आपका कुछ भी गोल हो सकता है कि मुझे ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। तो सबसे पहले आपने गोल सेट किया अपना। उसके बाद जब आपका गोल हो गया है किसी चीज को सीखने के प्रति, भी मुझे तो ये सीखनी है और मुझे क्यों सीखनी है, उसके बाद आपको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप जो भी काम है ना, अगर मैं आपको मोटिवेट करती हूँ और बंदा आपको मोटिवेट कर दे तो वो काम आप और ज्यादा जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन। अब यहाँ पर मान लीजिए मेरा गोल है या आप लोगों का भी गोल है, मान लीजिए आप लोगों का गोल है गवर्नमेंट जॉब पाना, तो आपने गोल डिसाइड कर लिया गवर्नमेंट जॉब लगाने में मुझे सीटेट क्लियर करना है, मुझे एसटेट क्लियर करना है, यूपीटेट बिहार जो भी टेट है मुझे क्लियर करना है। आपने गोल डिसाइड कर लिया, गोल डिसाइड कर लिया तो फिर आपको मोटिवेशन मिला। जब आपने अपना गोल खुद डिसाइड किया ना तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप क्या है, आपका इंटरनल मोटिवेशन यहाँ पर काम आता है। ठीक है,
मोटिवेशन मिला आपको कि भाई मेरे को ये चीज सीखना है। उसके बाद आते हैं आपके वेरियस रिस्पॉन्स। ठीक है, अपने जो भी गोल्स है उस तक पहुंचने के लिए व्यक्ति विभिन्न रिस्पॉन्स करता है, लेकिन सभी रिस्पॉन्स सही नहीं होते हैं। गोल्स को अर्जित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। अब देखो, आपका गोल था कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, आपके दिल से अब आ जाए हाँ भाई पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। अब आपने मीडिया से रिस्पॉन्स कैसे दिया भाई, आपने फिर सिलेबस ढूंढा, आपने बुक्स देखी, कौन सी करूं मैं कौन सी नहीं करूं। उसके बाद ऑब्स्टेकल, आपके बीच में बाधाएं आई, आपने क्या मार्केट में चले गए बुक लेने, आपने देखा भाई एक आपकी 10 बुकें दे दी उसने। अब आपके सामने बात होगी कि भाई मैं कौन सी बुक को चूज करूं जिससे क्या है मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो जाए, ये बाधा आ गया आपके उसके बाद आपको फिर से रेनफोर्स मिला, रेनफोर्समेंट 10 बुकों में से एक बुक आप चूज करके ले आए। ठीक है, चूज करके ले आए तो उसके बाद आपने क्या किया, इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन। आपने सिलेबस देखा, सिलेबस से चीजों को जोड़ा और फिर आपने पढ़ा वो अपने गोल को अचीव किया। ठीक है, तो ये है फिर आपने चीजों को सीखा, ये है आपकी लर्निंग प्रोसेस। तो हम कहाँ पे थे, सबसे पहले हमें एक क्या करना पड़ता है, एक गोल डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। ठीक है, मोटिवेशन हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है तो आप कहीं ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वेरियस रिस्पॉन्स। अपने गोल तक पहुंचने के लिए बंदा कई जगह हाथ पैर मारता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीजें वेरियस रिस्पॉन्स देता है कि मैं ये करूं, मैं कैसे करूं। अब देखो, तुमने ऑब्जेक्ट रखा था कि मुझे एचटेट या सीटेट पास करना है, तो आपने मोटिवेशन करके हाँ भाई मैं करूंगा। फिर आपने वेरियस रिस्पॉन्स दिए कि भाई मैं या तो कोचिंग से करूं या मैं अपना खुद करूं, सेल्फ स्टडी से करूं। और कोचिंग में भी आपने सोचा ऑनलाइन कोचिंग लूं या ऑफलाइन कोचिंग लूं। ठीक ठीक है, तो ये क्या दिखाया आपने, वेरियस रिस्पॉन्स दिखाए। फिर ऑब्स्टेकल, अब आपने सोच लिया कि मुझे तो ना ऑफलाइन कोचिंग लेनी है। फिर ऑब्स्टेकल क्या है भाई, आपको बीच में बाधा है भाई मुझे तो इतनी दूर आना जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल क्या है, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए बीच में जितनी भी बाधाएं आती है वो ऑब्स्टेकल्स कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन ऑब्स्टेकल की स्थिति में व्यक्ति अनेक प्रकार का बिहेवियर करता है, तभी वह इसके बाद स्पेसिफिक व्यवहार पर पहुंचता है। यहाँ पर क्या है, जितने भी बाधाएं हैं इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे का उसका बिहेवियर हो जाता है, उसी बिहेवियर को आगे के पाते अपनी बाधा को दूर करते हुए किस पे आ जाता है, वह रेनफोर्समेंट पे आ जाता है, पुनर्बलन पे आ जाता है। अब रेनफोर्समेंट के अंतर्गत वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिनके कारण विद्यार्थी को क्रियाएं करनी पड़ती है रेनफोर्समेंट के कारण। ठीक है, अध्यापक का आदेश हो सकता है, कभी स्वयं की इच्छा व बड़ों के सम्मान के कारण कार्य करना पड़ता है। तो ये आपको क्या है, रेनफोर्स कर रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन जनरलाइजेशन। किसी नए सब्जेक्ट वस्तु को पढ़ने के लिए उसे पूर्ण ज्ञान से आपने जो भी पढ़ा है, अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका किसको कौन से ज्ञान को जोड़ोगे, आप जो बीएड में आपने चीजें पढ़ी हैं उसको उसके साथ इंटीग्रेट करोगे और जनरलाइजेशन करके उसको पढ़ोगे। ठीक है, तो ये थी आपकी किसी भी चीज को सीखने की प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अब मैं कराऊंगी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थॉर्नडाइक की। ठीक है, ये क्लियर है प्रोसेस, लर्निंग की प्रोसेस आपके इंग्लिश मीडियम में शायद नहीं दे रखी, और ये मैंने बताई भी इसलिए है, आपके शायद सिलेबस में भी नहीं है लर्निंग की प्रोसेस, बट ये कि आपको समझ में जल्दी आ जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब इसमें जो आपकी बुक है इसमें देर का सेकेंडरी लोग एक मैम, एक मिनट, सॉरी लेट से ज्वाइन किया है, अटेंडेंस मेरा बना दीजिएगा, सॉरी भूल गए थे टाइम का। हाँ तो क्या बताऊं, दोबारा से रिपीट करूं एक बार? नो नो मैम, दोबारा से नहीं, बस अटेंडेंस बना दीजिएगा, हम मिस कर गए थे टाइम को देख कर। बात नहीं, अटेंडेंस की टेंशन ना लिया कर, तू पढ़ लिया कर, अटेंडेंस तो अपने आप लगा देते, तुम ना लिया तब भी लगानी अटेंडेंस तो मैंने। चलिए मैम कंटिन्यू कीजिए। मैम मैम पहले मोटिवेशन होगा फिर ना गोल होगा, हम किसी से मोटिवेट हो गए तब तो गोल सेट पहले करेंगे। आपका गोल होगा तब मोटिवेशन मिलेगा आपको। आप मैम एक बार जैसे बताओ, अब मैम देखो सीटेट क्वालिफाई करना है, कोई दूसरा बंदा नहीं बोलेगा बेटा तुझे कि तुझे सीटेट क्वालिफाई करना है। तो वो मैम ये तो हो सकता है ना कि हम किसी को देख के कि उसको अच्छा सैलरी मिल रहा है, ये चीज हम कर सकते हैं, तो ये मेरा मोटिवेशन तो हो सकता है ना, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये गोल है।
अच्छा, पहले ना भाई गोल तो पहले डिसाइड होता है। वो तो इंस्पिरेशन हो गया हाँ ना। जी, गोल अच्छा। पहले डिसाइड होता है आपका कि पहले मुझे ये काम करना है। बीएड में है, तेरा गोल था कि मुझे बीएड करनी है, बीएड की हम्म। मोटिवेशन मिल रहा है, या तो घर वाले कह रहे होंगे कि भाई सही है, पढ़ ले तो अच्छा है, नहीं लग जाएगा। फिर तो रिस्पॉन्स देखते भाई, तूने देखा कि कौन से कॉलेज में मैं एडमिशन लूं, कौन से कहाँ से करूं, ठीक है। फिर तेरे बीच में बात आएगा, मेरे अब तेरे सामने ऑब्स्टेकल क्या आ गया, भाई मैं तो डेली तो नहीं जा पाऊंगी, मेरे तो घर भी संभालना पड़ेगा, बच्चे भी संभालने पड़ेंगे, तो ये तेरे सामने ऑब्स्टेकल आ गया। रेनफोर्समेंट मिली तुझे, रेनफोर्समेंट मिली, यानी कि घर वालों का सहारा मिला कि कोई बात नहीं भाई, तू वैसे भी जा पाएगी तो ऑनलाइन पढ़ ले, ठीक है, तेरी क्लासेस लग रही है, क्या ओके। दिक्कत है। फिर इंटीग्रेशन में क्या किया तूने, अब जो तू पढ़ रही है और जो पहले भी तूने कुछ चीजें पढ़ी है उनको कोरिलेट करके आप पढ़ रहे हो, उसको जनरलाइजेशन कर रहे हो, और एट लास्ट आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपका गोल अचीव हो जाएगा, आपने सीख लिया। ओके मैम। अब आगे चलूं, जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी हुई है आपकी थॉर्नडाइक की, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब ये ना जो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग जैसे ही आप थ्योरी करोगे ना, उसके अंदर आते हैं ये सेकेंडरी लॉ, उसमें कुछ प्राइमरी लॉज दे रखे हैं और कुछ सेकेंडरी लॉज दे रखे हैं, तो इनको अभी यहाँ पे मत करना, जो उनकी थ्योरी आएगी थ्योरी के साथ साथ आपको ये करने हैं, ठीक है। ये अभी मैं करवाऊंगी आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी, उसमें है ये लॉ, कुछ प्राइमरी लॉ दे रखे हैं आपको और कुछ सेकेंडरी लॉ दे रखे हैं। अब आ जाइए आप, अब हम करेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी, लर्निंग के सिद्धांत। लर्निंग थ्योरीज क्या होती है, लर्निंग थ्योरीज डिस्क्राइब, अब देख लेना बेटा किसी के कहाँ कहीं पे मिलेगा ये पेज, कहीं पे किसी के मिलेगा। सबसे पहले तो जो ये आपका है ना मेथड ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ लर्निंग अगले पेज पे है ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ये थ्योरी दी है किसने, आपकी थॉर्नडाइक ने दी है, और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा लिख रखा है इसमें, देखो भाई सबसे पहले आती है आपकी लर्निंग थ्योरीज क्या होती है। लर्निंग थ्योरीज डिस्क्राइब हाउ स्टूडेंट रिसीव प्रोसेस एंड रिटेन नॉलेज ड्यूरिंग लर्निंग, कि लर्निंग के सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि लर्निंग के दौरान छात्र कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या प्रक्रिया अपनाते हैं और कैसे अपनी नॉलेज को बनाए रखते हैं, तो थ्योरीज हमें ये बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले दी गई है थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वह दिया था ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। सीखने का कौन सा मेथड दिया था इन्होंने, ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से जाना जाता है, और दूसरा इसका नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी इसका नाम है, ठीक है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, आपके सिलेबस में थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसको किस नाम से बोला गया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो आपके सबसे फर्स्ट वाले पेज पे जहां पर आपकी ये दी गई है क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, फर्स्ट पेज पे जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जहां जहां आपको पॉइंट मिलेंगे वहां वहां से देख लेना। सबसे पहले ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है भाई, E.L. थॉर्नडाइक ने दी 1875, बेटा पेज नंबर मेरे को इसमें तो हिंदी मीडियम में तो 222 है, लेकिन इसने बिल्कुल थोड़ा सा दे रखा है, आगे देखती हूँ कहीं होंगे तो, हाँ हाँ मिल गया मिल गया, एक मिनट रुको, इस पे आ जाओ, हिंदी मीडियम में है 233 पेज पे, और इंग्लिश में और देख के बताती हूँ 233, बीच वाले जो दो चार क्वेश्चन है उनको भी स्किप कर दो, जैसे जैसे सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये इंग्लिश की है आपकी 167, इंग्लिश में है 167, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एंड डिटेल द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक,
व्हाट इज इट एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, या फिर डिस्क्राइब द डिटेल इन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, दो नामों से जाना, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से भी जाना जाता है और आपका क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले ये किसने दी थी भाई, थॉर्नडाइक ने दी थी। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले अपनी जो पुस्तक थी इन एनिमल इंटेलिजेंसी, एक बुक इन्होंने लिखी जिसमें क्या था, इन्होंने एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करके बताया कि किस प्रकार एनिमल सीख सकते हैं। ठीक है, सीखने का क्या है, इन्होंने बहुत स्टडी की और हर मैम एक कौन से ईस्वी में, कौन से ईस्वी में किए थे? क्या सन हाँ 18 इसमें मेरे सिद्धांत 1875 से आप नहीं, सिद्धांत नहीं दिया, ये तो इसका जन्म और मृत्यु है, अभी बताती हूँ बेटा। 904 नहीं, वो ई पावलोव ने दी थी। इसका देख के बताती हूँ बेटा, इसमें सिर्फ इसका दे रखा है, ये जो थॉर्नडाइक है 1875 से 1949 तक, यानी कि इनका बर्थ और ये तो डेथ रेट वो लिख रखी है इसकी, इसका इसका सन नहीं लिख रखा, इसका मैं देख के बता दूंगी आपको। ओके मैम। ठीक है, जो आपकी थ्योरीज दी गई है यहाँ पर, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में लर्निंग की प्रोसेस को क्या है, बहुत गहनता से क्या है उसको स्टडी किया है और सीखने के प्रत्येक जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको बड़ी बारीकी से उन्होंने क्या किया है, स्टडी किया है। ठीक है, और इन सब को एक ऑर्गेनाइज रूप से सीखने के लिए क्या है, उन्होंने सीखने के कुछ प्रिंसिपल प्रतिपादित किए हैं, कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं, जिसमें क्या बताया गया है, शिक्षा का कोई भी तत्व सिद्धांत ही नहीं, इन्हीं सिद्धांतों की चर्चा प्रस्तुत अध्ययन में हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर क्या है, इन्होंने स्टडी करने के बाद कुछ प्रिंसिपल प्रपाउंडेड किए हैं या कुछ थ्योरीज इन्होंने बनाई हैं। अब इन्होंने क्या है, जो भी ये थ्योरीज हैं इनको दो भागों में वर्गीकृत किया है, एक तो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और एक है स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी। अभी बेटा पहले से ऊपर का पढ़ाया जा रहा है, अभी थ्योरी के अंदर नहीं आई है, हम कहीं कोई बच्चा पजल हो जाए। सबसे पहले बताया है, यहाँ पर हम दो टाइप की थ्योरी पढ़ेंगे, एक तो है हमारा सबसे पहले हमारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या है, गहनता से स्टडी की और उन्होंने लर्निंग की दो टाइप की थ्योरी उन्होंने निकाल के दी। एक तो है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, दूसरा हमारा स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी, स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब दिया गया है आपकी, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप व्यवहार का सिद्धांत या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी का भी इसका नाम है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो दूसरा नाम है, इसको आप बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी बोल सकते हो। बिहेवियर, BEHA बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी बोल सकते हो, और उसका दूसरा नाम है आपका स्टिमुलस स्टिमुलस SS थ्योरी या कॉग्निटिव थ्योरी भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, ये दूसरे नाम। तो जो आपकी लर्निंग की थ्योरी है, दो टाइप की होती है, एक तो आपके बिहेवियर से संबंधित जिसको आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हो। आपके मैं कोई भी बिहेवियर देख आपको कुछ भी बोल रही हूँ तो आप उसका रिस्पॉन्स देते हो मुझे। ठीक है, तो ये क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। एक आती है आपकी कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी जिसको आप स्टिमुलस स्टिमुलस SS थ्योरी के नाम से भी जान सकते हो। तो ये दो टाइप की थ्योरी है और इनमें अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। जैसे इसमें आपकी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर इसमें आ जाती है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी।
ये आपके बिहेवियर से रिलेटेड है। इसमें आप पढ़ोगे एक तो थॉर्नडाइक की, दूसरी इनसाइटफुल लर्निंग, इनसाइटफुल थ्योरी इसमें आती है आपकी इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी। उसके बाद एक आती है आपकी टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी, ये भी क्या आपकी टोलमैन की भी इसी में आएगी भाई, टोलमैन की। बेटा कंफ्यूज मत होना, एक बार से बता दूंगी। टोलमैन लर्निंग, साइन लर्निंग, साइन लर्निंग थ्योरी। उसके बाद आपकी ब्रूनर की थ्योरी, ब्रूनर मैम की पेज नंबर कौन सा है मैम हिंदी वाला में? बेटा इंग्लिश में है पेज नंबर 167 और हिंदी में है 233। अभी मैं बुक में से कुछ नहीं पढ़ा रही, पहले आपके सिलेबस का बता रही हूँ, जो जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, जी मैम जी। ठीक है। इनको पहले अलग अलग कर रही हूँ, फिर वन बाय वन थ्योरी के ऊपर काम करेंगे हम। आगे ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग इसी में है, ब्रूनर मैम आपकी वॉइस है ना क्लियर नहीं आ रही, काफी ब्रेक हो रही है। डिस्कवरी लर्निंग, उसके बाद इसमें आती है आपकी एक तो ट्रायल एंड एरर मेथड है थॉर्नडाइक की, दूसरी आती है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो आपकी पावलोव में दी है क्लासिकल। मैम यहाँ पे क्या लिखे हैं? BR थर्ड पॉइंट? नहीं मैम, मैम इधर 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 साइड। इधर हाँ ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, हाँ जी बस। उसके बाद आपकी एक दे रखी है स्कीनर का एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में दे रखा है इन्होंने। एक है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग और एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें आपके बुक में चीजें मिक्स करके दे रखी हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, हाँ जी बस यही है। आप देखो आपके सिलेबस में है, मेन पेज पे आप एक बार देख लीजिए, उसे आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। पर्सपेक्टिव या थ्योरीज ऑफ ह्यूमन लर्निंग, सबसे पहले दे रखी है आपकी कनेक्टिविज्म और बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में आपको किस चीज की दी है उन्होंने? ट्रायल एंड एरर मेथड थ्योरी, जो आपकी थॉर्नडाइक ने दी है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपकी ई पावलोव ने दी है, और आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ये आपकी स्कीनर ने दी है, ठीक है। उसके बाद आपकी दे रखी है कॉग्निटिव थ्योरी में आपकी दे दी, कॉग्निटिविस्ट में साइक लर्निंग थ्योरी, टोलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी और ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, ठीक है। अब देखो भाई
जो हमारी लर्निंग की थ्योरी है वो दो तरह की थ्योरी हम पढ़ेंगे, एक हमारे बिहेवियर से संबंधित है और एक हमारी कॉग्निटिव थ्योरी है, हमारे कॉग्निटिव हमारे संज्ञान से, हमारी सूझबूझ से संबंधित है। तो आपके सिलेबस में ये 6 थ्योरी है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है भैया? थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ई पावलोव ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी किसने दी है? स्कीनर ने दी है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 आ जाते हैं हम थॉर्नडाइक की थ्योरी पे। आपकी बुक में पहले ई पावलोव की थ्योरी दे रखी है, उसको स्किप करके पहले आप इस पे आ जाइए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी पे आ जाइए आप। ये आपकी बुक में दे रखी है 240 पेज पे हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश में 167 पे आपकी ट्रायल एंड एरर मेथड थ्योरी। हाँ जी, आपकी 167 से देख लो, ठीक है। जो आपके थॉर्नडाइक साहब हैं, इन्होंने पूरा दे रखा है ट्रायल एंड एरर मेथड 1874 से 1949 तक, और इन्होंने 1898 में अपने पीएचडी के सत्र में शोध प्रबंध के दौरान अपने पशुओं पर प्रयोग किया। यानी कि 1898 में थॉर्नडाइक ने क्या है जब पीएचडी की, तो उस टाइम पे इन्होंने कुछ एनिमल्स के ऊपर क्या है एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने बिहेवियर के, यानी कि जितने भी एनिमल हैं उनके बिहेवियर के ऊपर रिसर्च किया, और एक बुक भी लिखी इन्होंने अपनी जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस, जिसमें उसने जितने भी एनिमल्स के बिहेवियर की बात की गई है कि किस प्रकार एनिमल भी हमारी तरह ही चीजों को सीख सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अपना ट्रायल एंड एरर मेथड इन्होंने दिया, ठीक है। ट्रायल ट्रायल का मतलब ट्राई करो, जब तक गलती होती रहती है तब तक आप ट्राई करो, एक दिन तो ऐसा है कि हम उस काम को ठीक करोगे, ट्राई करते जाओ जब तक आप काम गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दी, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, आ जाते हैं भाई इसकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या क्या बातें इन्होंने दी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में इन्होंने कुछ लॉज दिए थे, ठीक है। थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था, थॉर्नडाइक ने अपना एक्सपेरिमेंट एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया। उन्होंने बॉक्स के अंदर बिल्ली को क्या है बंद कर दिया, और बाहर की तरफ क्या है उसने बॉक्स को बंद कर दिया, और बाहर की तरफ क्या उसने कुछ खाना रख दिया, ठीक है। थॉर्नडाइक को क्या है हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में जो एक क्या है, इन द एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक पुट ए हंग्री कैट इन ए कैट एंड ए पीस ऑफ फूड वाज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने भोजन का क्या एक टुकड़ा रखा, ठीक है। द कैट मेड ए नंबर ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब उसने ट्राई किया, गलती हुई, ट्राई किया, गलती की हुई, ठीक है। तो बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए बहुत से रिस्पॉन्स यानी कि बहुत बार ट्राई किया और एरर हुई, और अतः लास्ट में क्या है बिल्ली बाहर निकली और उसने खाना खा लिया। तब उसने ये की थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी कि हमें जब तक सफलता नहीं मिलती है हमें क्या करते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इसने नियम दिए हैं, कुछ नियम इसने आपके क्या दिए हैं, प्राइमरी नियम दिए हैं। और जूली कुमारी क्या पूछ रहे हो बेटा? पूछ लिया मैम वो 240 हिंदी में। बेटा आपकी बुक में है ट्रायल एंड एरर थ्योरी 240 पेज पे, और इंग्लिश मीडियम में है 167 पेज पे, ठीक है। आप क्या है एक बार इसको सुन लो तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या दिया है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक ने 1874 से लेकर 1874 से लेकर 1949 तक किए थे। 1898 में अपनी पीएचडी के दौरान इन्होंने एनिमल्स के ऊपर क्या है एक्सपेरिमेंट किया, और वहीं से निकल कर इनकी
थ्योरी आई ट्रायल एंड एरर मेथड। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या लिया भाई, एक भूखी बिल्ली को लिया, उसको पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर उसने क्या है खाना रख दिया, ठीक है। तो उसने बिल्ली ने क्या किया, प्रयास किया बाहर निकलने का, बार बार वो क्या है ट्राई करती रही और पहले उससे गलतियां होती रही और एट लास्ट क्या है उसे वो बटन दब गया और बिल्ली बाहर आ गई, ठीक है। तब उसके वहां से उन्होंने कौन सी थ्योरी निकाली, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। इसमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या है, इसमें आपकी दो चीजें आ जाएंगी, एक तो होता है इसको हम एसआर थ्योरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। बिल्ली के ऊपर इसने सारा प्रयोग किया। इसमें एक बात और आएगी स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, कि इवेंट होता है, कॉजेज आर रिस्पॉन्स, जो हमें रिस्पॉन्स देने का कारण बनता है, स्टिमुलस होता है। चेंज इन द एनवायरनमेंट इज द स्टिमुलस, और वातावरण के अकॉर्डिंग हमारे क्या है स्टिमुलस चेंज हो जाते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस इज एन इवेंट व्हिच कॉज ए रिस्पॉन्स। स्टिमुलस वो घटना होती है जिसके कारण आप कोई रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्ली के लिए स्टिमुलस क्या था, उसका खाना, बाहर रखा हुआ खाना। अब उसके लिए जो रिस्पॉन्स देगी, रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स इज बिहेवियर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिमुलस, जो हमारे स्टिमुलस को देखकर जो पैदा होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर एक एस की बात की गई है जिसे स्टिमुलस बोलते हैं और एक आर की बात की है जिसे रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बिल्ली को क्या है उसके अंदर बंद कर दिया बॉक्स के अंदर, उसके लिए स्टिमुलस क्या रखा गया, बाहर रखा गया खाना, और उसने उसके उस खाने को पाने के लिए जो चीजें की, जो भी एक्टिविटीज थी वो किसमें शामिल हो गई, आपके रिस्पॉन्स के अंदर शामिल हो गई, ठीक है। अब इसमें और क्या बताया गया, थोर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम विकसित किए यहाँ पर। बिल्ली की तो बात हो गई, अब बिल्ली को देखते देखते उसने 3 नियम यहाँ पर लागू किए। पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये इसके मेन मेजर नियम थे, और आपके सीटेट में और एक्सटेट में यहाँ से जो थोर्नडाइक के जो नियम है ना, प्राइमरी नियम और सेकेंडरी नियम में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। कभी तो वो बोल देगा कि थोर्नडाइक के मुख्य नियम कौन सा नहीं है, तो बाकी के 4 आपके सेकेंडरी नियम दे देगा वो, और एक दे देगा आपका मुख्य नियम, ठीक है। मतलब जो भी जिस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लीजिए मेन आपका प्राइमरी उसने नियम पूछा है, तो 3 आपके सेकेंडरी में से उठा लेगा और एक प्राइमरी में से उठा लेगा। इसको इरेज कर दो बेटा, क्योंकि मेरे को इसके नियम लिखने हैं यहाँ पे। मैम थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम ये स्टिमुलस थ्योरी थॉर्नडाइक की है। स्टिमुलस थ्योरी भी इसको बोलते हैं। मेन क्या है, थ्योरी भी बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि एसआर थ्योरी के नाम से भी ये जानी जाती है, ठीक है। इरेज कर दो ना इसको, ये बात समझ में आ गई होगी ना हमने कैसे करना है थ्योरी को। अब हम थोर्नडाइक की थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट अब इसमें क्या है, कुछ लॉस लिए हैं थोर्नडाइक में। कुछ दूसरे नियम दिए हैं और कुछ दो नियम दिए हैं। सबसे पहले आपके लिए प्राइमरी नियम जो बहुत जरूरी होते हैं सीखने के लिए, एंड सेकेंडरी लॉ या सबऑर्डिनेट लॉ भी इन्होंने बोला है। सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट लॉ, ठीक है। थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए हैं आपके प्राइमरी, ये तो यानी कि सब प्राइमरी
और सेकेंडरी डोज। प्राइमरी मेमोरी क्या है? लो ऑफ रेडिनेस तत्परता नियम जिसको बोलते हैं, लो बेटे जिसका माइक्रोन है लो लो इसमें कुछ सेकेंडरी के पास लो ऑफ मल्टीपल रिस्पांस वाला से पीछे धो के दिया के डाल देलक कौन और पानी में। बेटे माइक्रोन कर दो बाकी से डिस्टर्ब हो रहे हैं। लो अरे है जे खाली होता है हमारी आलटे उल्टा करके डालो एगो उल्टा बा एगो सीधा करके। अरे यार माइक ऑफ कर लीजिए। वेबसाइट खोल के कि 2-2 घंटा पर रुक मैम के बोलिए थोड़ा माइक ऑफ करने। वाह जी सर अभी ले बलिए मैम आप लिखिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आप लिखिए। नहीं तो क्या होगा, ना लिख पाएंगे और ना ही वो माइक बंद करेंगे, दोनों काम लेट होगा। आप कीजिए। लो ऑफ एटीट्यूड अभी आता है इसलिए हमें को अभी भक्ति का नियम सत्यपति बा तोरो तो खुद के हम होती तब भी मोबाइल नंबर लगा भाई नीचे दिया पार्शियल एक्टिविटी partial activity fourth है low of response, low of assimilation, low of assimilation, लो ऑफ एसिमिलेशन आपके में दे रखा है हिंदी में लो ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, उसका मतलब यही है। उसके बाद है आपका लो ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लो एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है भाई। ये इन्होंने क्या है नियम दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने दो टाइप के नियम दिए। सबसे पहले आपका प्राइमरी लॉ में लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, जब तक आपके अंदर लगन नहीं होगी आप नहीं सीख सकते। इस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लिए तैयार होना, उसके लिए रेडी होना जरूरी है, ठीक है। जब तक इंसान तत्पर नहीं है तो वह अपने कार्य का 100% नहीं दे सकता, या उसका कार्य ही क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, आप कुछ नहीं सीख पाओगे। अब आप क्या है अपने घोड़े को पानी पिला रहे हो, आप उसको तालाब तक लेके जा सकते हो, लेकिन उसको जब तक उसके अंदर रेडीनेस नहीं होगी, वह पानी नहीं पीना चाहता, तब तक आप उसको पानी नहीं पिला सकते। ऐसे ही क्या है, एक बच्चा जब तक सीखना नहीं चाहता है आप मार पीट कर उसको नहीं सिखा सकते। तो पहला नियम क्या बोलता है, हमें कोई भी चीज सीखने से पहले लो ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम हमारे अंदर होना चाहिए। किसी चीज को सीखने के लिए हम तैयार होने चाहिए, तभी हम उस चीज को सीख पाएंगे। यानी अगर हम किसी चीज को नहीं सीखना चाहते हैं तो हम मार पीट के डंडे के जोर पर हम उस चीज को नहीं सीख सकते, ठीक है। तो लो ऑफ रेडीनेस यही होता है कि सबसे पहले कोई भी काम सीखने से पहले हमें रेडी होना चाहिए। उसके बाद आता है अभ्यास का नियम, लो ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब बार बार हम किसी काम को करते हैं तो उसमें हम एक्सपर्टाइज हमें मिल जाता है, हमें उसका एक्सपीरियंस हो जाता है उस काम का। तो अभ्यास भी हमें क्या करता है,
है उस चीज में परफेक्ट बना देता है। तो ये क्या बना, लो ऑफ एक्सरसाइज। किसी चीज को, अब मैंने ये थ्योरी आपको पढ़ा दी, घर पे जाके आपने इसको पढ़ लिया, एक बार पढ़ा थोड़ी कम समझ में आई, दूसरी बार पढ़ा आपको 80% समझ में आई, तीसरी बार पढ़ी आपको ये 100% समझ में आ गई। ठीक है, तो मैम एक बार और समझाइएगा लॉ ऑफ रेडीनेस वाला। बेटा मैं एक बार कंप्लीट करा के दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद है लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको आप बोलते हो प्रभाव का नियम। आपका इफेक्ट होता है दो टाइप से होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है आपके ऊपर और एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को क्या है सीखने से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा तो वह व्यक्ति क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ कि भाई मैंने मान लो फीस भरी थी और मैं सीख रहा हूँ, वह सेटिस्फाई हो गया। और जिसको नहीं समझ में आ गया उसके लिए नेगेटिव बन गया कि भाई मेरे तो पैसे ही डूब गए। ठीक है, तो पुनः क्या है, अगर नेगेटिव सिचुएशन होती है तो हमें इन चीजों को फिर से दोहराना पड़ेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव आता है तो आपको इन चीजों को दोबारा से शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य को पुनः कभी नहीं करता प्राणी, इस नियम के प्राणी अधिगम करके प्रभाव। देखो भैया स्टार्टिंग से देखो, लो ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम। अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो ना तभी आप सीख पाओगे। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो सारी चीजें आपके सिर के ऊपर से जाएंगी। ठीक है, अब आप देखो सीखना चाहते हो तभी मेरी क्लास में आए हो, नहीं तो 100 बच्चे हैं, 100 में से 45 या 50 बच्चे रहते हैं, बाकी 50 तो आते ही नहीं। तो जबरदस्ती तो मैं आपको मेरी क्लास में नहीं ला सकती। तो इसमें क्या है, तत्परता का नियम। सीखने के लिए हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए, हम रेडी होने चाहिए, तभी हम सीख सकते हैं। ये बोला है आपका लो ऑफ रेडीनेस में। समझ में आ गया बेटा जिसको प्रॉब्लम थी? उसके बाद आता है आपका लो ऑफ एक्सरसाइज। अब मान लीजिए जो काम मैंने कराया है, तुम्हें जो चीज मैं सिखाना चाहती हूँ उसकी अगर आप एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, बार बार उसका अभ्यास करोगे तो वो चीजें आप क्या है कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो लो ऑफ एक्सरसाइज होता है कि जो चीज हमने सीखी है उसको बार बार क्या करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। दूसरा बताया इसने लो ऑफ इफेक्ट। लो ऑफ इफेक्ट 2 टाइप्स का बताया इसने, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। अगर हमारा सीखने की चीजों का अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है तो हमें क्या है सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर चीजें क्या है नेगेटिव इफेक्ट में जाती है तो क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट में जाती है तो आपका जितनी भी चीजें वो फेल हो गई, आप नहीं सीख पाए। ठीक है, तो इस लो के अकॉर्डिंग लर्निंग करके प्रभाव के आधार पर ही कार्य करता है, यानी कि व्यक्ति क्या है इसका जो इफेक्ट पड़ता है उसी के आधार पर वह कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी नियम से। ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो क्या है मेन है। उसके बाद पावलोव ने 1913 में इन नियमों, ये तो पहले दे चुके थे वे, 1913 में उन्होंने कुछ नेक्स्ट और 5 नियम और जोड़ दिए आपके। लो ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु अनुक्रिया का नियम। लो ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, आपका सबसे पहले दिया लो ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। जब हम क्या करते हैं लर्निंग करते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें मल्टीपल रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ठीक है, मल्टीपल क्या है, हमें बार बार अलग अलग रिस्पॉन्स देना पड़ता है। ठीक है, अपनी समस्या को हल करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। इस रिस्पॉन्स में संयोग से क्या होती है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। ठीक है, तब उस सिचुएशन में जो लर्निंग होती है करता करता सीखना संभव हो, तो उस सिचुएशन में क्या है आपका बंदा लर्निंग सीख जाता है। लो मल्टीपल रिस्पॉन्सिव होता है, अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाऊंगी, और जो मैं अलग अलग तरीके अपनाऊंगी वही मेरा क्या कहलाएगा, लो ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद आता है लो ऑफ एटीट्यूड। लो ऑफ एटीट्यूड नियम में सीखना व्यक्ति की पूर्ण एटीट्यूड या तत्परता से गाइड होता है। रेडीनेस तथा एटीट्यूड से यह पता चलता है कि व्यक्ति क्या करेगा और किस सीमा तक सफल होगा। यहाँ पर हमारा लो ऑफ एटीट्यूड हमारा अभिव्यक्ति दिखाता है सीखने के प्रति हमारा कैसा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव। यानी कि मैं चीज को सीखना चाहती हूँ या जबरदस्ती मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस क्लास में बिठा रखा है। ठीक है, ये उसको बताता है। ठीक है, लो ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, हमारी अभिव्यक्ति का नियम। अगर आपका क्या है, आपके अंदर एटीट्यूड और जो आपका रेडीनेस है दोनों पॉजिटिव वे में है तो आप चीजों को जल्दी सीखते हो। आगे आता है आपका लो ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी आपके में दिया गया है लो ऑफ
प्रीपोटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें मुझे ये बात इजी लगी, लो ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, सीखने के लिए कुछ तत्व तो क्या है हमारे ज्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यह नियम सीखने के लिए किन तत्वों की अधिकता आवश्यक होती है ये बताता है। व्यक्ति सदा सीखने के लिए पॉजिटिव तत्वों का चयन करता है और उसका रिस्पॉन्स उन्हीं फैक्टर्स की अधिकता व प्रबलता पर निर्भर करता है। लो ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, यानी कि पार्शियल एक्टिविटी का नियम हमें ये समझा रहा है कि एक व्यक्ति जो भी सीख रहा है उसमें उसको जितनी चीजों की नीड होती है, हमें जो उनसे तत्व, मान लीजिए हमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीजें लेकर चल रहे हैं, तो किसी में हमारी पॉजिटिविटी ज्यादा होती है और किसी में कुछ अदर। यह नियम ये बताता है कि हमारे सीखने में किन फैक्टर्स का ज्यादा हाथ होता है और किन का कम हाथ होता है, ठीक है। कुछ चीजें हम पॉजिटिव वे में लेके सीखते हैं और कुछ चीजें क्या है हम अपने एटीट्यूड और रेडीनेस से गाइडेंस लेकर सीखते हैं, ठीक है। लो ऑफ एसिमुलेशन, मुझे लग रहा है इसमें सबको प्रॉब्लम आएगी, एक बार पढ़ लो, मैं दोबारा से बताऊंगी। लो ऑफ रिस्पॉन्स या लो ऑफ एसिमुलेशन, लो ऑफ एसिमुलेशन क्या बताता है, इस लो के अंतर्गत व्यक्ति सदा उन क्रियाओं का प्रयोग पूर्व में सीखी गई क्रियाओं के आधार पर करता है। यानी कि पहले जो चीजें की है, एसिमुलेशन का मतलब आत्मसातीकरण, यानी कि पहले से जो चीजें सीखी गई हैं उसी में क्या है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बाकी चीजों को उसमें फिट कर लेता है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था ना एसिमुलेशन का, आपकी जब कॉग्निटिव थ्योरी की थी आपने जीन प्याजे की, कि बच्चा पहले क्या सीखता है कि भी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अब उसी ज्ञान के साथ वह ये भी ऐड कर लेता है कि भाई पक्षी नहीं, आसमान में एरोप्लेन भी उड़ते हैं, ठीक है। तो आप अपने पहले के ज्ञान में थोड़ा और चेंज करते हो, तो ये क्या आपका लो ऑफ एसिमुलेशन, यानी कि पूर्व के ज्ञान से अब के वाले ज्ञान को जोड़ना, उससे आप सीखते हो। उसके बाद है आपका लो ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस लॉ के अकॉर्डिंग दो स्टिमुलस में यदि एसोसिएटिव संबंध स्थापित कर दिए जाएं तो दोनों स्टिमुलस का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। अगर हम दो स्टिमुलस को आपस में जोड़ दें तो एक दूसरे के ऊपर उनका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे थोर्नडाइक ने बिल्ली के सामने मछली लटकाई और उसी समय स्टैंड अप का परीक्षण देकर बिल्ली को दो पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया, ठीक है। इसमें क्या कर दिया उसने, दो रिस्पॉन्स को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, दो स्टिमुलस को आपस में जोड़ दिया, जिससे उनके ऊपर क्या है, उनका इफेक्ट पड़ा। अब देखो बेटा, सबसे पहले आता है लो ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि जब आपके सामने कोई समस्या होती है तो आप उसको सोल्व करने के लिए अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स दिखाते हो, ठीक है, वो मल्टीपल रिस्पॉन्स में आता है। लो ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है आपका सीखने में, क्या है आपका सहायक भी हो सकता है और बाधक भी हो सकता है। कैसे, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर सीख रहे हो तो चीजों को जल्दी सीख पाओगे, ठीक है। किसी चीज के प्रति आपने पहले से ही नेगेटिव नकारात्मक धारणा बना ली तो आप उसको नहीं सीख पाओगे। लो ऑफ हमारा पार्शियल, मैम एक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एटीट्यूड में क्या अंतर है? इफेक्ट तो हमारे प्रभाव को दिखाता है, ठीक है, कि कैसा प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर, जो चीजें मैंने सीखी है उसका क्या प्रभाव पड़ा है। यानी कि मैं चीज सीख पाई हूँ तो मतलब पॉजिटिव है, मैं जो कोर्स सीखना चाहती थी वो नहीं सीख पाई तो वो क्या है, मेरा नेगेटिव दिखाता है। और ये जो है एटीट्यूड का मतलब मैं अपनी मर्जी से कोई चीज सीख रही हूँ तो वो क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर मैं अपने घर वालों ने, कई बच्चे क्या ना, घर वाले जबरदस्ती साइंस साइड दिला देते हैं तो वहां पर उनका क्या बन जाता है, उस चीज को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है, जो उसको आगे बाधा, उसमें ऑब्स्टेकल बनता है, उसका बाधा बनता है सीखने में। अब हुआ क्लियर? यस मैम, यस मैम। उसके बाद आता है आपका एसिमुलेशन, लो ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लो ऑफ पार्शियल एक्टिविटी ये बताती है कि हमारी जो चीजें हम सीखते हैं तो उसमें कौन से फैक्टर ज्यादा होते हैं
और कौन से कम यूज होते हैं, उस चीज को लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी बताता है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब जो पहले का हमारा ज्ञान है उसमें हम कुछ नया चेंजेस लाते हैं, उसको लॉ ऑफ एसिमिलेशन। जैसे पहले बच्चे को पता था सिर्फ पक्षी आकाश में उड़ते हैं और अब पता लगा कि एरोप्लेन में भी उड़ते हैं, तो उसने क्या कर दिया, अपने पहले वाले ज्ञान में एक नई चीज और जोड़ दी, जिसको बोलते हैं किसी चीज को जोड़ना, पहले के ज्ञान में एसिमिलेशन। उसके बाद आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इसने दो स्टिमुलस को आपस में जोड़ दिया और उन दो स्टिमुलस को जोड़ने के बाद पहले स्टिमुलस पर दूसरे स्टिमुलस का जो इफेक्ट पड़ा है वो आता है आपका एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी कि एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यानी कि इसने यहाँ पर थॉर्नडाइक ने बिल्ली के सामने मछली लटका दी और बार बार बिल्ली क्या करे, उस मछली को पकड़ने के लिए अपना रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत है भाई? थॉर्नडाइक मैम इसका कोई और एग्जांपल दीजिए ना, लास्ट वाले का एग्जांपल। इसका देखते हो बेटा, इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया है इसने। बेटा देख के बताऊंगी, इसमें तो सिर्फ एक ही दे रखा है इसने, बिल्ली के सामने मछली लटका कर। और एग्जांपल ये रियल लाइफ से रिलेटेड मुझे एग्जांपल अभी याद नहीं आ रहा। मैम इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है जैसे कंपटीशन में हमारे लिए प्राइज भी रखा जाता है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन वगैरह। हाँ, हो सकता है, क्योंकि क्या है हमारे सामने दो स्टिमुलस हो गए कि भाई मैं जीतूंगी तो ही मुझे प्राइज मिलेगा, जीतने का इफेक्ट प्राइज के ऊपर पड़ा। अब होंगे बेटा क्लियर? यस मैम। अब दूसरी थ्योरी के ऊपर चले। अब इसके जो शिक्षा में जो महत्व है इस थ्योरी के, वो आप पढ़ लेना कि अनुभव के द्वारा सीखता है, अपने परिश्रम के द्वारा सीखता है, स्थायी लर्निंग होती है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है ये थ्योरी, हमारा क्या पॉजिटिव थिंकिंग बनाती है, आशावाद पर बल देती है। और ये देखना बेटा, ये जो थ्योरी है ना ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहती है, न कि बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे गलतियां ज्यादा करते हैं और इसलिए उनसे बार बार क्या है एक्सरसाइज करवाई जाती है, यानी कि बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये होता है हमारा छोटे बच्चों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है ये रूल, बजाय कि बड़े बच्चों के। ठीक है, यानी कि आपकी उम्र वाले लोगों के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है जितना एप्लीकेबल ये छोटे बच्चों के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इसमें एक थ्योरी ऐसी आएगी जो बड़े लोगों के ऊपर ज्यादा एप्लीकेबल होगी है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो मैम एक क्वेश्चन था। बोलो। तो मैम तो ये अगर है तो जैसे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जानवर के ऊपर, हाँ तो जी। मैम ये कहना है कि जानवरों में एक चीज देखने को कॉमन मिलता है कि उनका एक सर्टेन इकोसिस्टम होता है, स्पेसिफिक गोल होता है और स्पेसिफिक प्रैक्टिस होता है और लिमिटेशन से वो रहते हैं अपने आप को सीमित करके। तो इंसान तो विदाउट लिमिटेशन होता है, उनका स्पेसिफिक गोल बहुत कम होता है और डायनेमिक ज्यादा होता है। सर्टेन इकोसिस्टम में भी वो रहना पसंद नहीं करते हैं, स्पेसिफिक प्रैक्टिस भी वो ज्यादातर नहीं करते हैं। तो मैम उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था, तो मैम ये कितना हद तक, थ्योरी तो सही लिखा हुआ है क्योंकि वो थ्योरी तो उन्होंने जो भी पॉइंट दिया सही है, बट मैम एप्लीकेबल कैसे उस समय में हो गया, क्योंकि उन्होंने 1874 के दौरान इन्होंने जन्म लिया और 1949 में गुजर गए, 1898 में इन्होंने ये थ्योरी एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया। तो मैम ये जस्टिफाई है या नहीं मैम इंसानों के ऊपर, क्योंकि वो थ्योरी तो जानवरों के साथ है। ये आपकी जानवरों के साथ है। 1930 में जो ये थ्योरी है ना आपकी उसमें जुड़ी थी एजुकेशन में। 1930 में जो ये थ्योरी थी ये उन्होंने क्या है अपने सिलेबस में जोड़ी और फिर इसका जो एक्सपेरिमेंट करके देखा वो छोटे बच्चों के ऊपर देखा करके। मैंने बोला ना छोटे बच्चों के लिए कि बच्चा, इसलिए तो मैम मैंने सवाल किया। मैम पूछूं या लास्ट में पूछूं, क्योंकि बाकी फिर डिस्टर्ब होंगे। लास्ट में पूछूं मैम या अभी पूछूं? हमने लास्ट में पूछते हैं। थॉर्नडाइक का समझ में आ गया, फिर मैं नेक्स्ट थ्योरी पे चलती हूँ। अब ना मैं एक ये थ्योरी हो गई और एक इजी टॉपिक ले लेती हूँ इसके साथ, ताकि तुम्हारी दो थ्योरी एक साथ कराऊंगी तो वो पजल हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ है
मैं ये ले लेती हूँ रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल होता है हमारा टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में? आपके सिलेबस का लास्ट पॉइंट ले लूं या फिर दूसरी थ्योरी करवाऊं? नहीं मैम, इजी वाला ही करवाइए फिलहाल। है ना, क्योंकि एक थ्योरी है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसके साथ में एक इजी पार्ट ले लेती हूँ ताकि 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे आज। यस मैम। देखो अब लास्ट वाला दे रखा है आपका 283 पेज पे, थ्रो द लाइट ऑन द रोल ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इन लर्निंग सिचुएशन, कि लर्निंग सिचुएशन में छात्र और अध्यापक की क्या भूमिका है, ये निकाल लीजिए। हिंदी मीडियम में है 283 और इंग्लिश वाले में भी बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट मिलेगा। 205। 205 ओके। अब टीचर का क्या रोल है और स्टूडेंट का क्या रोल है इसमें? देखो भाई, लर्निंग में जब भी आप क्या है सीख रहे हो, मैं आपको सिखा रही हूँ तो उतना ही रोल आपका है इसके अंदर सीखने में और उतना ही मेरा सिखाने में है। अगर मान लीजिए आप सीखने के इच्छुक, आप जल्दी सीख पाओगे, और कुछ चीजें अगर मैं आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाऊंगी तब आप जल्दी सीख पाओगे, यानी कि पहले मैं इजी तरीके से आपको सिखाऊंगी तो भी आप क्या है जल्दी सीख पाओगे। तो इसमें क्या है, एक सीखने वाले का, एक स्टूडेंट का और एक टीचर का इक्वल रोल है किसी भी चीज को सीखने में। ठीक है, कैसा है भाई? सबसे पहले दी गई है आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर एंड स्कूल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें आवश्यक तत्व होते हैं हमारा, एक तो एक टीचर और ये स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो या अपनी लर्निंग बोल सकते हो। इसके चारों तरफ क्या है हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, और बहुत सारी सिचुएशंस है हमारी। इसमें आपके स्कूल का एनवायरनमेंट, आपके घर का एनवायरनमेंट, सारी चीजें इंक्लूड है। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट है तो आपका स्कूल का एनवायरनमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो क्या है, मेरे क्या है इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दोनों में से मिक्स करके पढ़ा रही हूँ, टू प्रोवाइड कंडक्टिव इन्वायरमेंट टू द स्टूडेंट। सबसे पहले तो क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, एक स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्टिव और एक टीचर का भी ऑब्जेक्टिव। आज मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्या पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये सारा मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मेरे को क्या है, टू प्रोवाइड कंडक्टिव इन्वायरमेंट टू द स्टूडेंट, बच्चे को पढ़ाने के लिए बिल्कुल एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। आगे है कौन सी, लर्निंग इन एवरी स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग की एवरी प्रोसेस से हम निकल के जाते हैं। डेवलप देयर, जब हम लर्निंग की प्रोसेस से निकलते हैं, लर्निंग की प्रोसेस बिल्कुल स्टार्टिंग में कराई थी मैंने, गोल, उसके बाद मोटिवेशन मिला, फिर हमने रिस्पॉन्स वाली बात आई थी, ऑब्स्टेकल आए थे, यानी कि जैसे जैसे हम लर्निंग की प्रोसेस से निकलते हैं तो हमारे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी क्रिएट होती है।
टू मोटिवेट द स्टूडेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के दौरान बार बार टीचर को क्या है आपको मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि आप क्या है मोटिवेट होंगे तो आप अच्छे से सीख पाओगे। टू प्रोवाइड हेल्दी इन्वायरमेंट, स्टूडेंट को सीखने से संबंधित हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए। टू कंडक्ट वेरियस कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी इन स्कूल, स्कूल में क्या है बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी, अगर देखो कॉम्पिटिशन की भावना बच्चे के अंदर पैदा हो रही है तो वो और ज्यादा अच्छे से अपनी इंटरनल मोटिवेशन से भी काम करेगा। टू प्रोवाइड फ्रीडम टू द स्टूडेंट, बच्चे को क्या है फ्रीडम देनी चाहिए। टू क्रिएट कोऑपरेटिव बिहेवियर अमंग स्टूडेंट एंड टीचर, भाई टीचर के बीच में भी और स्टूडेंट के बीच में भी कोऑपरेटिव बिहेवियर होना चाहिए। कोऑपरेटिव बिहेवियर का मतलब अब जैसे बच्चा मेरी क्लास में कुछ भी पूछ रहा है तो मैं उसको डांट कर भगाने की बजाय उसको आराम से प्यार से समझाऊं, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है कोऑपरेशन होना चाहिए। टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो टीचर को क्या है सोल्व करनी चाहिए। टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट टुवर्ड लर्निंग, बच्चों का क्या है सीखने के प्रति जो एटीट्यूड है उसको हमेशा पॉजिटिव दिशा देनी चाहिए आपको, ठीक है। टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट टू द लर्नर, स्टूडेंट को क्या है उसके अपने बच्चे का उसके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करवाना भी क्या है एक टीचर की जिम्मेवारी। अगर टीचर अच्छा पढ़ाता है तो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें क्या हो जाता है क्रिएट हो जाता है। अगर टीचर इंटरेस्टिंग वे में नहीं पढ़ाता तो बच्चों को वो सब्जेक्ट क्या है बोरिंग लगने लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर एंड स्कूल, टीचर की और स्कूल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक स्टूडेंट की क्या क्या होनी चाहिए भाई, when they believe they can learn, जो सीखना चाहता है उसके ऊपर विश्वास करे कि हाँ भाई मैं सीख सकता हूँ। इन डिफरेंट वे एंड डिफरेंट रेट, अलग अलग रास्ते से या अलग अलग तरीके से। when the classroom and school environment support their emotional, social, cultural and educational need assumption देते हैं स्टूडेंट की। इसमें क्या है जो हमारा क्लासरूम है स्कूल का जो भी इन्वायरमेंट है वो बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करे, सामाजिक कल्चरल और एजुकेशनल नीड में भी क्या है उसको सपोर्ट करे। when the learning is authentic, involved and real world problem, जो हमारी लर्निंग है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, रियल जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है वो हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होनी चाहिए। when they feel respected, उसको क्या है आदर की भावना महसूस हो कि हाँ भाई बच्चे का कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा है अगर मैंने उसको जैसे प्यार से किया तो उसको भी लगेगा कि हाँ भाई मेरा भी कुछ महत्व है, मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है, ठीक है। आगे है when there is a positive relationship between teacher and student, के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। provide expected feedback designed to reduce the gap between a student current and the higher level of understanding, बच्चे के अंदर जो गैप आता है रिड्यूस का, मान लीजिए क्लास में आज मैंने समझाया जो गैप है, गैप का मतलब मैंने जो टॉपिक समझाया कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास में ही समझ में आ जाता है और वो वहीं पर क्या उसको सब कुछ याद हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा समझ में आता है, कुछ घर पे कुछ एक बार पढ़ने से आ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ ही समझ में नहीं आता। तो ये क्या होता है कि जो गैप होता है ना आपका जो स्टूडेंट का करंट और हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ के बीच जो गैप है उसको हमें कम करना है, ठीक है। कि जो मैंने आज पढ़ाया है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को जो आज पढ़ाया वो आज के आज समझ में आ जाए। जो चीज आज की समझ में नहीं आई तो कल की कैसे आएगी उसको, ठीक है। उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर द टीचर मस्ट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, ये सारे टीचर के रोल हैं। और उसके बाद इसको पढ़ लेना भाई, थोड़े से स्टूडेंट की ओर बता देती हूँ। इंगेज एक्टिवली लर्निंग, स्टूडेंट को भी क्या है एक्टिव तरीके से क्या होना चाहिए लर्निंग में इंगेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाती रहूं बच्चा सोता रहे, ठीक है, वह एक्टिव होकर बैठेगा तो उसको चीजें समझ में आएगी। दूसरा क्या बताया गया है भाई, बच्चे को क्या है आपका assess a part of the daily learning through a range of activity including dialogue and interaction with peer and teacher, practical investigation, performance, oral presentation and discussion। बच्चे को क्या है भाई डेली का जो काम है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप तुरंत टीचर से पूछो। देखो भाई टीचर को सबका नहीं पता लगता कि भाई तेरे को कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया। टीचर एक बार क्लास में खड़ा होकर पूछ लेगा भाई तेरे को कितना समझ में आया कितना नहीं। अब मैं तुमसे पूछ ही सकती हूँ, अब मुझे सबके अंदर का तो नहीं पता ना किसको समझ आया किसको समझ नहीं आया। तो ये भी बच्चे की खुद की जिम्मेदारी है, जिसकी समझ में नहीं आती वो भाई दोबारा से पूछो,
अपनी क्लास में डिस्कस करो, अपने पीयर ग्रुप में डिस्कस करो, ठीक है। आर असाइड ऑन द रिटन वर्क, जो भी आपको रिटन वर्क दिया जाता है वो आप साथ ही साथ कंप्लीट करें, ठीक है, तो आप लर्निंग ठीक से कर पाओगे। आगे कंट्रीब्यूट द मॉडर्नाइजेशन एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें अपना कंट्रीब्यूट करें, अपना योगदान दें, कि जिस जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है उनमें सब में करें, ठीक है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज, अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करें, यानी कि जैसे ही टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछे तो आपको फटाफट से आंसर देना, ठीक है। कुछ बच्चे आते हैं क्वेश्चन फिर भी वो आंसर नहीं देते, तो ये गलत हैबिट है, ठीक है। तो बच्चे को भी क्या है, अपनी नॉलेज का क्या है, जो अगर उसको समझ में आई है, कुछ स्किल उसके अंदर हुए, कुछ एट्रीब्यूट्स आए हैं, कुछ एबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो उन सबको भी बच्चे को दिखाना है, उसका भी एविडेंस देना कि टीचर को ये लगे हाँ कि बच्चों को समझ में आ रहा है। आगे है शेप एंड रिव्यू देयर लर्निंग बाय रिफ्लेक्शन, सेटिंग लर्निंग गोल्स, बच्चे को क्या है, अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो बच्चे को खुद भी अपने गोल क्या है सेट करने चाहिए, ठीक है, कि भाई मुझे ऐसे पढ़ना है, ऐसे क्या करना है, ठीक है। रिव्यू देयर ओन लर्निंग, अपनी लर्निंग को सेल्फ असेसमेंट करके देखें कि मुझे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके रिव्यू दे रहे हैं। उसके बाद है आपका कोलैबोरेट इन पीयर असेसमेंट, जब आपको एक ग्रुप में काम दिया जाता है तो आप क्या है वहां पर भी क्या है अपने सहयोग की भावना दिखाएं, ठीक है। अब आगे आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्नर, लर्नर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लर्नर शुड बी एक्टिव फॉर लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस के दौरान एक्टिव बताया गया है। उसको टीचर को फीडबैक देना है, फीडबैक मतलब भाई मुझे समझ में आ गया है नहीं आ गया, ठीक है। और लर्निंग शुड एक्सरसाइज, बच्चे को क्या प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। ऑनेस्ट ईमानदार होना है, इनिटेटर बनना है आपका, यानी कि सेल्फ असेसमेंट करना है। और लर्नर शुड बी आइडियाज एंड एक्सपीरियंस विद हर टीचर टू कोच और पीयर, एक जो लर्नर है उसके दिमाग में किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को लेकर कोई आइडिया आ रहा है तो वो भी शेयर करना है। कोऑपरेटिव, अपना कोऑपरेशन दिखाना है, सहयोग की भावना से काम करना है, फ्रेंडली बिहेवियर मेंटेन करना है, ठीक है। और लर्नर शुड बी एगर फॉर लर्निंग, लर्नर शुड बी सोशल होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, लर्निंग के प्रति वफादार होना चाहिए, ठीक है, सीखने के प्रति उसकी क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो ये थे आपके टीचर का क्या रोल होता है और एक स्टूडेंट का क्या रोल होता है। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो, नहीं तो अपने क्वेश्चन करो भैया, मैं बोलते बोलते गई हूँ थक। पानी पी लीजिए मैम। पानी की बोतल ऊपर लेके नहीं आई, और तब नीचे जाऊंगी तभी पीऊंगी। कल से मैम ध्यान से रखिएगा, बीच बीच में पी लिया कीजिए। मैम ये सब क्वेश्चंस में तो ऐसे है ना कि जैसे थोड़ा बहुत समझ ले उसके बाद खुद से भी बना के लिख सकते टीचर का हैं। क्या रोल है, आप खुद टीचर बनने जा रहे हो, अब आप ना तो आप पूरे टीचर बने हो ना आप पूरे स्टूडेंट हो, ठीक है, प्यूपल टीचर हो गए हो अब आप, ठीक है। तो आपको क्या अपनी तरफ से भी चीजें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के तौर पर आप लिख सकते हो, बना बना के लिख सकते हो, क्या टीचर का रोल होना चाहिए, क्या स्टूडेंट का रोल होना चाहिए, ठीक है। मैम लेकिन जैसे हम बना के लिखते हैं वो तो जैसे हमारे बुक्स में रहते हैं वैसे तो नहीं होगा ना, वो तो हमारे खुद के विचार होंगे जो हम कॉपी पे लिखेंगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे विचार आपके टॉपिक से अरे रिलेटेड जो आप लिख रहे हो ना, मैम हमें बस अपनी बोलो तमन्ना। मैम मैं ये बोली थी हमें अपनी ओपिनियन ऐसे वर्ड्स में प्रेजेंट करनी है कि वो थोड़ी बुकिश लैंग्वेज भी लगे और हमारे ओपिनियन भी हो उसमें। देखो बेटा बुक की लैंग्वेज तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको याद रहेगी, किसी को भी याद ही नहीं रहती, बस आपने वो चीजें पढ़ ली समझ ली उसी से रिलेटेड आप लिखोगे। मैम तो वही होगा ना कि मैम मैं ज्यादातर बोल जैसे रही हूँ हमारी एग्जाम्पल के ओपिनियन तौर पे है हम दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल कुछ हाँ भी हो। एग्जाम्पल जितने डालोगे इतना अच्छा है, एग्जाम्पल तो आप दिखा रहे हैं कि आपको उस चीज की नॉलेज है। यस मैम, की टर्म लिख देना है, की टर्म को लिख के इलेबोरेट करना अपने शब्दों में। हाँ जी हाँ जी। तो मैम आपका क्लास जो खत्म हो गई है क्या? क्लास खत्म हुई तो अभी नहीं पूछूं हुई मैं है, सवाल? अभी आपने ओके। हाँ हाँ पूछ ले टॉपिक में। अब जो थ्योरी करवाऊंगी नेक्स्ट थ्योरी करवाऊंगी कल, ऐसे ही लेके चलूंगी, एक थ्योरी कंप्लीट और एक इजी टॉपिक,
एक स्टार्टिंग का टॉपिक उठा लूंगी और एक लास्ट का टॉपिक उठा लूंगी, जैसे आज उठाया था। थ्योरी आपकी 6 थ्योरी आपको पढ़ानी है मुझे, एक थ्योरी एक इजी टॉपिक उठा लिया है, ऐसे ही कल एक थ्योरी और एक इजी टॉपिक उठा लूंगी। मैम ऊपर में क्या लिखे हैं वो इंसेक्ट, ऊपर के वर्ड क्या है पीछे? ये इंस्ट्रक्शन या लर्निंग, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन है। अच्छा अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक कर लेना कोई अपने। बात नहीं मैम, स्पेलिंग में मुझे लगा कुछ और ही लिख। मैम पूछो, अच्छा मैम मुझे ये बताइए, जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा है ना, क्या बेटे? कोई ऑन थी उनको बोलने की। स्टूडेंट और टीचर के जो नीचे लिखा है अरे तुम दो एक साथ बोलते हो, मुझे किसी की आवाज नहीं समझ में आ रही है, एक जगह बोलो एक बार में। मैंने नीचे क्या लिखा है स्टूडेंट के यहाँ बोर्ड पे क्या बोल रहे हो? नीचे 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 सिचुएशन लिख रही थी मैंने, हाँ आगे बोल दिया सिचुएशन। ठीक है ये मैंने अपनी तरफ से लिया है, ये कहीं नहीं दे रखा। मैम पूछो। मैम तो आधा पेज जैसे ये सब में एग्जांपल देंगे तो आधा पेज जैसे ये सब मतलब फिगर, तो आधा पेज तो वैसे ही भर जाएगा फिर। हाँ जी बेटा, पढ़ते रहोगे ना अपने आप सीख जाओगे कैसे कैसे एलोबरेट करना अपने पेपर को। मैम कॉपी आप ही चेक करोगे? अरे बेटा मैं कैसे चेक करूंगी, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की ड्यूटी लगती है और उनको अलॉट होती है कॉपियां, अब उसमें मुझे नहीं पता किसको क्या जाएंगी। मैम लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि आप अपने स्टूडेंट्स का भी चेक करें ऐसा। बेटा तो प्रेयर करो जरूर कि मैम, कुछ मेरी जरूर ड्यूटी है मैम। तुम्हारे को चेक करने की। मैम हम कुछ लोग का मैम देखो पहले बात बता देती हूँ, सबसे पहले जो ड्यूटी करती है वो गवर्नमेंट टीचर की लगती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट प्रोफेसर है पहले उनकी लगती है। अगर गवर्नमेंट प्रोफेसर में कुछ ऐसे होते जो नहीं कर पाते, तब जाके प्राइवेट वाले प्रोफेसर का नंबर आता है, ठीक है। मैम हम लोग का एग्जाम तो ऑनलाइन तो नहीं होगा ना? अरे एग्जाम कैसे ऑनलाइन होगा, एग्जाम तो ऑफलाइन मोड पे होएगा आपका। मैम गवर्नमेंट टीचर अगर कॉपी ऑनलाइन चेक करेंगे तब तो बहुत सारे नंबर तो काट ही लेंगे पहले, क्योंकि वो भी उनको भी मौका मिल जाएगा। नहीं कोई नहीं काटता बेटा, अगर आपने सही लिखा है तो कोई क्यों काटेगा, बस आपको जस्ट जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड व्यूज होने चाहिए आपके। मैम मेरा एक सवाल है, ये टेस्ट एग्जाम कब होगा? क्या बेटे? टेस्ट असेसमेंट एग्जाम कब होगा? असेसमेंट एग्जाम ये बेटा जब आपके प्रैक्टिकल होंगे ना, ये जैसे आपके जून में जुलाई में आपके पेपर होंगे, तो उससे पहले जून में आपकी प्रैक्टिकल हो जाती है असेसमेंट, ठीक है। या तो पहले भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है। ओके मैडम, थैंक यू। मैम मैम एक ही डेट होगा या सेकेंड डिफरेंट डेट होगा? जैसे बीएड सेकेंड ईयर में ट्रेनिंग हाँ, के लिए स्कूल्स में पढ़ाने जाते हैं। क्या बोल रहे हो बेटे? मैम जैसे कि बीएड सेकेंड ईयर में ट्रेनिंग के लिए स्कूल्स में पढ़ाने जाना होता है। हाँ जी रेगुलर रेगुलर स्टूडेंट्स तो जाते हैं, हमें भी जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए। भाई ट्रेनिंग तो तुम्हारी भी होनी है, वो तो आप अपनी मैम से डिस्कस कर लेना कैसे। और अभी तो सेकेंड ईयर काफी दूर है, सेकेंड ईयर के इन दिनों में जाके होएगी। अब जैसे जो सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनकी अब मेरे ख्याल में 21 से स्टार्ट हुई है। मैम पूछो एक सवाल। मैम ये जो पूरा ईयर होगा सेमेस्टर वाइज होगा कि कैसे है कि ये पूरा ईयर का एक साथ एग्जाम होगा कि इसमें सेमेस्टर्स भी हैं? बेटा आपका एनुअल एग्जाम होता है, इसमें सेमेस्टर नहीं होता आपका। आपका एक साल का फर्स्ट ईयर का एक ही साथ होएगा एग्जाम। ओके मैम, सेमेस्टर वालों के तो ऐसे होते हैं, एक बार दिसंबर में और एक बार आपके आ जाते हैं जून में। इसके आपका एनुअल एग्जाम है। अब रोशन का भी नंबर आने दो, क्या पूछ रहा है बेचारा बार बार। पूछो मैम। हाँ पूछ बेटा पूछ। मैम ये बोल रहे थे कि जो भी एक्सपेरिमेंट देखे हैं मैम, वो तो जानवर के ऊपर हुआ है, और जानवर तो बहुत लिमिटेशन के अंदर ही रहता है, उसका लिमिटेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, और उसका एक कुछ और हर जानवर का एक स्पेसिफिक गोल होता है, मतलब एक खास दिशा में और एक खास सोच के अंदर ही रह के वो अपनी हर एक्टिविटी को करता है। तो मैम मेरा ये कहना है
कि जो भी ये इन्होंने थ्योरी को एप्लीकेबल किया है, मतलब बनाया है, मैम वो तो थ्योरी तो सही लिखा है, वो जब जितने भी शब्द है वो सही है, लेकिन मैम ये कैसे उन्होंने समझा कि ये इंसानों के ऊपर भी लागू होगा, क्योंकि इंसान तो बहुत मैंने सोचा ना कि जब एक एनिमल के ऊपर मैंने ये मेथड अप्लाई किया है और वो सक्सेस हुआ है तो इंसान भी तो सक्सेस होंगे ना, क्योंकि इंसान का लेवल आपके एनिमल्स के आईक्यू लेवल से तो ज्यादा ही है। यस मैम। तो उन्होंने फिर आपके सिलेबस में 1930 में डाला था इस थ्योरी, 1930 में 1913 में डाला था सिलेबस में। तो मैम आप ये कह सकते हैं कि जानवर के ऊपर हर थ्योरी अप्लाई किया गया और उसको इंसानों के ऊपर रख कर ये देखा गया कि क्या वो इंसान उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जो एक्सेप्ट कर लिया तो उसको टिक लगा लिया गया कि ये थ्योरी सही है, और जिसको लोग आर्गू कर गए उस थ्योरी को समय के साथ हटा दिया गया। आप देखो ना, ऑलमोस्ट जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो पहले क्या है, एनिमल्स के ऊपर ही किए जाते हैं, उसके बाद वो इंसानों के ऊपर ट्राई करते हैं कि कोई वो भी तो देखे मैम। हाँ जी, कोई भी एक्सपेरिमेंट ये लोग करके देखते हैं साइंटिस्ट, तो ऑलमोस्ट जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो एनिमल्स के ऊपर ही मिलेंगे और उसके बाद उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई किया है। अच्छा मैम, इसका मतलब ये आंसर निकलता है कि इंसान जानवरों के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके बस उनसे कुछ समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंसान के ऊपर वो थ्योरी रखकर ये देखते हैं कि इंसान अपने दिमाग से वो थ्योरी को कितना ज्यादा ऊपर ले जाता है और कितना ज्यादा वो उसको सीख कर फैला लेता है अपनी जिंदगी में। हाँ जी, यही बिल्कुल कहना चाह रहे हैं ना मैम? जी रोशन, बिल्कुल सही समझे हो आप। अब समझ गए मैम, अब जो भी एक्सपेरिमेंट है अब क्लियर समझ में आ गया कि मतलब जानवर एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक वजह है, और वो वजह इंसानों में रखकर इंसान उसको एक्सप्लोर करता है अपने लाइफ में, अपने एटीट्यूड से, अपने गोल से, इंटरेस्ट से और अपने एप्टीट्यूड से। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा। ठीक है मैम, इसको छोटे बच्चे पे ज्यादा देखा जा रहा है ना इस थ्योरी को, जैसे बच्चे छोटे बच्चे पे, क्योंकि तो मैम मैं जो भी समझा रहा हूँ मैम, तो उसको मैं आंसर के अंदर लिख सकता हूँ क्या, ये बातें जो भी मैम आपको मैंने कहा, ये बातें आंसर के तौर पे? बेटा ये आपकी थ्योरी से रिलेटेड ही बातें हैं, लिख सकते हो आप। जैसे मैम कंक्लूजन लिखना हो तो मैं सब कुछ लिख के अंतिम में ये कोट कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लिख सकते हो बेटे। ओके ओके। तो आज थैंक मैं एक बार रिव्यू दे दूं क्या क्या हमने पढ़ा था। यस मैम। तो सबसे पहले आज हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस ऑफ लर्निंग में क्या क्या किया था, सबसे पहले हमारे सामने कोई गोल होता है, गोल को अचीव करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, फिर मोटिवेशन आता है तो हम वेरियस रिस्पॉन्स देते हैं, वेरियस रिस्पॉन्स देने के बाद हमारे सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स के बाद फिर से हमें रिइंफोर्समेंट मिलता है और लास्ट में उस चीज को हम क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा था अपनी प्रोसेस के अंदर। मेरे को भी देखो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है। उसके बाद आए थे हम ह्यूमन बिहेवियरिस्ट की, जो भी हमारी लर्निंग की थ्योरीज थी, लर्निंग की थ्योरीज को इन्होंने दो टाइप से बांटा था। एक तो थी हमारी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी और एक हमारी कॉग्निटिव से रिलेटेड थ्योरी थी। बिहेवियर वाली को उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का नाम दिया था और उनको स्टिमुलस का नाम दिया था। अब आज हमने जो पढ़ी है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की फर्स्ट थ्योरी पढ़ी है अपनी, ट्रायल एंड एरर मेथड वाली थ्योरी, जो थॉर्नडाइक ने दी है। और इसमें किस जानवर के ऊपर इन्होंने किया था, किस जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने? चूहे पे। हैं? चूहे पे। बिल्ली के हाँ जी, बिल्ली के अरे बिल्ली के ऊपर किया था, चूहे के ऊपर आगे आएगा। ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट जानवरों के ऊपर है, किसी ने कुत्ते के ऊपर किया है, किसी ने चूहे के ऊपर, किसी ने चिंपैंजी के ऊपर किया है, किसी ने आपका बिल्ली के ऊपर किया है। तो पहले जो थॉर्नडाइक ने दी है वो बिल्ली के ऊपर दिया है, अगली जो थ्योरी है ना उसके ऊपर कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है मैम, आपकी वीडियो मिलेगी ना यूट्यूब पे? हाँ बेटा, ये आपके बुक में डलती तो है, आप दोबारा से देख लेना मैंने जो जो पढ़ाया है। और वैसे तो हेलो।
बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैम आवाज़ नहीं आ रही आपकी क्लियर। मैं कह रही हूँ मैम आपकी वीडियो मिलेगी ना यूट्यूब पे? हाँ मिल जाएगी बेटे, आपके पास ओके मैम, क्लास का लिंक डाल दो तो है। ठीक है मैम। ठीक है बेटे, अगर आप कोई लीव करना चाहता तो लीव कर सकता है। अब मैं आज कोई आगे नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ाऊंगी। ओके, बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। मैम मैम ये बालाजी वाली बुक में तो बहुत सारी और भी थ्योरीज बाय लिखी मैम। हैं, ये भी सब पढ़ेंगे मैम? क्या बोल रहे हो बेटे? हेलो मैम। हाँ मैम जी ये बालाजी में ना जैसे हल्स सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी, हल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये सब भी पढ़ेंगे मैम? बेटा, इसमें जैसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है ना, ऐसे ही थ्योरी करवाऊंगी। और ये जो तुम्हारी बुक में दे रखी ना, आगे पीछे सारी आ जाएंगी थ्योरी। अच्छा मैम, इसमें तो मतलब समझ में जो अभी आपने पढ़ा है वो या मैम क्लियर या हमें नहीं मैम दिख रहा जितना है, मतलब ताकि हम पढ़ लें। या मैम जितना आप पढ़ा रहे उतना ही करके काफी है ना, जो आप इग्नोर कर दे रहे वो हम लोग भी इग्नोर कर देना। हाँ जी, मैं बेटा पहले ना पढ़ाने से पहले जो आपकी बुक में पहले जो टॉपिक दे रखा है ना, उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ मैं। क्योंकि इस बुक में जो आपका सिलेबस है वो एमटीयू का भी है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी है। नहीं वो मैम नहीं बोला, मैं बोला जो आप इग्नोर करते वो हम लोग भी इग्नोर कर देना। हाँ जी, अच्छा क्योंकि दोनों का सिलेबस दे रखा है बेटे इसमें। मैम आप ओके जितने मैम। पढ़ाया ना उसको एक बार सिलेबस को लिख देने से ठीक है, उसके बाद और ये जितना हाँ और जी, पढ़ाया उसको लिख देने से ठीक है। हाँ जी, ये मैं सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ आपको। और इसमें मैम इसीलिए मैं पहले, सिलेबस को एक बार लिख देने से ठीक है आप। अरे लिखने की क्या जरूरत है बेटा, आपके पास बुक है ना, तो बुक के पहले पेज को देखो, आपको पहला पेज ही आपका सिलेबस का दे रखा है। नहीं मैम यहाँ से कौन सा नहीं आएगा उसको पता नहीं ना। नहीं, आप देखो यूनिट 3 में जाओ, बुक है ना अभी आपके पास? नहीं है मैम। अच्छा अच्छा, बुक नहीं है तो ठीक है आप। जैसे मैम यूनिट 1 में आपने 3 थ्योरी बोला वो इम्पोर्टेंट है। हाँ फिर जी, सेकेंड यूनिट में गए तो आपने 2 टॉपिक बताया वो इम्पोर्टेंट है। और थर्ड यूनिट में मैम आपने 2 टॉपिक बताया जिसमें से अभी आपने आज पढ़ाया और कल पढ़ाए थे लर्निंग वाली। बेटा देखो तो क्वेश्चन टोटल 6 टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, देखो आपकी 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, या तो लर्निंग के ऊपर बनेगा, लर्निंग क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, ये वाला, या फिर जो 6 थ्योरी आप पढ़ोगे उनके ऊपर बनेगा। ठीक है, और जो 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बनेगा 4 नंबर का क्वेश्चन। ओके मैम। मैम यूनिट 2 में कुछ मतलब ये कुछ प्रॉब्लम बताई थी जैसे स्लो लर्नर्स और डिसलेक्सिया, ये भी मतलब पढ़ाया था, कम ध्यान नहीं आ रहा है। ये बताइए सेकेंड यूनिट का है ना वो तो? यस मैम, डिसेबिलिटी जो था लर्निंग डिसेबिलिटी। हाँ, वो सेकेंड यूनिट का पार्ट है बेटे। अच्छा हाँ मैम, ये डिसलेक्सिया नहीं पढ़ाया ना बट इस बीमारी को? पढ़ा दी मैम। जो रीडिंग से रिलेटेड थी वही होंगी ना? अच्छा अच्छा। यस मैम, आप 5 आपने बीमारी बताया था। हाँ वही जी तारे जमीन पर वाला है ना डिसलेक्सिया यस जी, प्रॉब्लम जो है उसको? हाँ जी, पढ़ने में किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम होती है, किसी को सुनने में। बेटा 20 तरह की बीमारियां है, तुमने तो सिर्फ 3 या 4 ही पढ़ी है तुम्हारे सिलेबस में। जब आप मैम गहराई से जब आप स्टडी करोगे ना, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तब आप बहुत सारी बीमारियां पढ़ोगे, डिसेबिलिटी, बहुत सारी डिसेबिलिटी पढ़ोगे। यस मैम, टोटल 18 है। अच्छा मैम, जब हम सीटेट के लिए पढ़ेंगे तो फिर हम इस जो बुक के अलावा भी हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा? भाई अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थोड़ी ना निकलेगा कि बीएड वाली बुकों से निकल गया तुम्हारा। मैम अगर हम इन मैम तीन की लेकिन जगह कोई सीटेट और वाला तो बुक से ही रिलेटेड रहेगा ना मैम? अरे सुस्मिता, पहले तमन्ना की बात तो कंप्लीट होने देती। मैम मैं ये पूछ रही थी जैसे कि अगर हम इन तीन की जगह कोई और ऐड कर दे तो कोई प्रॉब्लम होगी अभी बीएड में? बीएड में कौन सी बुक ऐड करोगे बेटा? एक से ज्यादा में पढ़ोगे तो तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी तरफ मैम से जब मैं वहाँ आऊंगा प्रैक्टिकल देने तो सबको मैं नोट्स दे दूंगा जो पूछेगा एग्जाम में, मैंने बना के रख नोट दिया सब है। बना के?
मैम मैं ये पूछी जैसे कि हम एग्जाम में कोई और भूल जाए दूसरी याद आ जाए तब दूसरी लिख सकते हैं हम? बेटा देखो, तुम कहीं से भी मटेरियल पढ़ो, चाहे आप अपना नेट से ही पढ़ो, तो लेकिन पढ़ो वो जो आपके टॉपिक दे रखे ना। हमने एमएड की, हमारी बुक नहीं थी, बुक नहीं मिली थी हमें एक सब्जेक्ट की। हमने जितने भी टॉपिक तैयार किए ना, नेट पे सर्च कर करके पढ़े थे। और उस टाइम पे तो नेट का इतना था भी नहीं, वो 1 GB मिलता था, उसमें भी डर लगता था खत्म हो जाएगा। या फिर लाइब्रेरी में किसी भी बुक में से ढूंढ ढूंढ के हम टॉपिक की फोटो स्टेट कराते थे, तब पढ़ते थे। ऐसे मटेरियल इकट्ठा किया था। अब तो तुम्हारे पास का बुक तो है। तो चलो अब मिलते हैं कल। ओके बाय। ओके मैम, बाय। बाय मैम। बाय बेटे, बाय।